जबरदस्ती संबंध ले गए। कल देखो हमने डिस्कस किया था बीटा डिके रिएक्शन, बीटा डिके इमिशन, बीटा डिके, जिसमें आपने मैंने जो रिएक्शन थी ZXA प्लस, जैसे माइनस बीटा माइनस डिके की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, रिएक्शन ऐसी होती है डॉटर न्यूक्लियाई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी Q, ठीक है। ये था आपका बीटा माइनस पार्टिकल, ठीक है। इस रिएक्शन में यदि हम बीटा डिके को ये रिएक्शन मान के चलते हैं कि बीटा डिके रिएक्शन ये होता है, तो कल हमने आपको बताया था कि इस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम and law of conservation of angular momentum, law of conservation of angular momentum, जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन यदि पॉसिबल होती है उसमें ये तीनों जो लॉ हैं उस रिएक्शन में कंजर्व होने चाहिए, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। कोई भी यदि वैलिड रिएक्शन है तो उसमें एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए और एंगुलर मोमेंटम, तीनों ही कंजर्व होनी चाहिए। बट इस रिएक्शन में यदि बीटा डिके रिएक्शन को हम ये मानकर चलते हैं तो इसमें तीनों ही लॉ जो है वो वायलेट्स होते हैं, ठीक है, तीनों ही लॉ का वायलेशन होता है, इसीलिए ये बीटा डिके रिएक्शन क्या है आपकी करेक्ट नहीं है। इसके लिए पॉली ने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दिया, पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या था कि उन्होंने ये अज्यूम किया था, पॉली suggested that in beta decay reaction there is another particle, इसमें पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या था, according to पॉली in beta decay reaction, in beta decay reaction there is another particle, in beta decay reaction या beta emission from a beta emitter radioactive elements, beta decay reaction there is another particle whose having rest mass energy, rest mass, having rest mass equals to charge equals to 0 and चार्ज क्या होता है उसका 0 एंड इंट्रिंसिक गुड मॉर्निंग, अच्छा आज सब लोग आए, डॉटर न्यूक्लियाई होता है और एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है। बीटा माइनस डिके मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बीटा प्लस होगा तो वहां पर पॉजिट्रॉन। अब इस रिएक्शन में मैंने आपको तीन चीज बताए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तीनों जो लॉ थे वो क्या हो रहे थे इस रिएक्शन में, वायलेट्स हो रहे थे, जो कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में यदि वो रिएक्शन पॉसिबल है तो वो तीनों लॉज उसमें क्या होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
एंड थर्ड था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तीनों लॉ जो हो रहे थे वो बीटा डीके रिएक्शन में वायलेट्स हो रहे थे, जो कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में यदि वो पॉसिबल है तो उसमें क्या होनी चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। इसके लिए पॉली ने अपना एक न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया था अकॉर्डिंग टू पॉली इन बीटा डीके रिएक्शन देयर इज अनदर पार्टिकल, इन बीटा डीके रिएक्शन देयर इज अनदर पार्टिकल हैविंग rest mass 0, charge 0 and spin angular momentum h cross y2, ठीक है, and there is another particle emitted या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंड फर्मी सजेस्टेड एंड फर्मी नेम्ड दिस अनदर पार्टिकल is neutrino. Another particle is neutrino and its antiparticle is antineutrino. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पॉली ये बीटा डी के रिएक्शन क्या होगी, ये आपका न्यूक्लियस है Z+1 Y A प्लस ठीक है। तो इसमें पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में क्या था, उन्होंने ये बताया था कि जब कोई भी बीटा डीके रिएक्शन होती है तो उसमें जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, उसके साथ में एक और पार्टिकल इमिट होता है, वो है न्यूट्रिनो, ठीक है। और वो न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होता है जिसका रेस्ट मास 0 है, इसका मास रेस्ट मास 0 है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका चार्ज भी 0 होता है, बट इसका स्पिन जो है वो h×2 होता है, ठीक है, h×2 स्पिन h×2 होता है, इसका इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम h×2 होता है, चार्ज 0 है एंड रेस्ट मास 0 होता है। अब यदि हम बीटा पार्टिकल के साथ में ये वाला हाइपोथेसिस लेते हैं कि बीटा इमिटर्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनसे बीटा पार्टिकल के साथ में एक अनदर पार्टिकल इमिट होता है न्यूट्रिनो, तो उस केस में तीनों जो लॉ थे आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, वो तीनों ही यहाँ पर कंजर्व होंगे, ठीक है। अब वो कैसे होंगे, जैसे देखो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम को कैसे बताया था, इस तरीके से, बस आज ही खत्म हो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यूनिट तो और है अभी, हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन वाला चैप्टर है ना, ठीक है, अभी ये पढ़ लो बस। ये था बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ पर था नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, यहाँ एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो बीटा पार्टिकल्स किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कुछ 20 पार्टिकल्स ऐसे हैं उनकी एनर्जी 0 है, कुछ 100 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी मैक्सिमम है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल ही 0 है, ठीक, या फिर मैक्सिमम है, ऐसे पार्टिकल बहुत कम है, जैसे यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसे पार्टिकल कैसे हैं, बहुत कम है, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल्स जो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो जब एनर्जी डिफरेंट होगी उस केस में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा था। बट यदि हम यहाँ पर न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस लेते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे कंजर्व होगी एनर्जी,
वो ऐसा है जैसे देखिए इस बीटा पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम है, इस बीटा पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पर है, मैक्सिमम है, तो उस केस में न्यूट्रॉनों की एनर्जी 0 हो जाएगी। अब जब बीटा पार्टिकल की एनर्जी 0 है या फिर बहुत कम है, उस केस में न्यूट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। दूसरा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो वायलेट हो रहा था। वायलेट कैसे हो रहा था, जैसे ये तो था रेस्ट कंडीशन में, इसका वेलोसिटी 0, तो बिफोर रिएक्शन मोमेंटम कितना था 0, आफ्टर रिएक्शन मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। अब इधर इन दोनों का लीनियर मोमेंटम 0 कब होगा, जब ये दोनों 180 डिग्री पर स्कैटर्ड होंगे, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। बट हम ये मानकर चलते हैं कि बीटा माइनस पार्टिकल के साथ में न्यूट्रिनो भी इमिट होता है, तो तीनों का जब लीनियर मोमेंटम देखते हैं ना, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेक्ट होंगे, तो उस केस में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर रिएक्शन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस हम लेकर चलते हैं तो दोनों चीजें आपकी क्या हो रही हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व हो रहे हैं। अब थर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अच्छा नोट करा नहीं, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है इसीलिए तो आप जल्दी जल्दी हाथ चला लो यार, फिर फोटो ले लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये रफ कर दूं ना मैं, तो मेरे नोट्स में भी ले लेना फोटो। जेड एक्स ए प्लस जेड प्लस 1 वाई ए, हाँ देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे था, जैसे देखो बीटा डिके रिएक्शन में आपको पता है दोनों पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, और किसी भी आइसोबार के लिए जैसे मैंने कल बताया था इवन इवन न्यूक्लियाई है, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम, कुछ नहीं सुन रहे, कुछ इससे तो तुम वीडियो रिकॉर्डिंग में बढ़िया थे, मुझे ये तो लगता था कि हाँ सुन रहे होंगे। क्या अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है तुम लोग, वैसे तो कैसे इवन इवन न्यूक्लियाई होता है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है 0 होता है। अब मान लीजिए दोनों मास नंबर सेम होता है बीटा डिके रिएक्शन में, तो यहाँ पर इवन इवन न्यूक्लियाई है ये, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 0 होगा, और इसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों का ही मास नंबर सेम है, तो दोनों का ही सेम होगा। प्लस अब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है h×2। तो आपने कल ये देखा था कि यदि न्यूट्रॉन पार्टिकल नहीं है उस वाली बीटा डिके रिएक्शन में, बिफोर रिएक्शन क्या है 0 है, और इधर कितना आ रहा था h×2, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था। अब न्यूट्रॉनों का भी क्या होता है एंगुलर मोमेंटम h× दोनों ही हो सकते हैं, प्लस माइनस h×2, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इसका -h×2 हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब जैसे देखो इवन इवन लिया था इधर, अब मैं इवन ऑड ले लेती हूँ। इवन ऑड एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हाफ ऑड इंटीजर फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए इसका हाफ h× या 3/2 जैसे मान लीजिए हाफ h× है, तो मास नंबर तो दोनों में सेम ही है, तो इसका भी क्या होगा हाफ h× ही होगा, और इलेक्ट्रॉन का भी हाफ h×2, और इसका भी क्या हो जाएगा -हाफ h×2, दोनों क्या हो जाएंगे 0। अब जैसे मान लीजिए इसका +h×2 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन के भी दोनों हो सकते हैं, -h×2 भी तो हो सकता है ना, तो ये दोनों तो हमेशा क्या होंगे
कैंसिल हो जाएंगे। अब इस वाले न्यूक्लियाई में अब देखो यहाँ पर भी कंजर्व हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। चाहे जीरो इवन होगा तो दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा, इवन ऑड है तो इधर जितना होगा हाफ ऑड इंटीजर, आफ्टर रिएक्शन भी हाफ ऑड इंटीजर ही होगा। तो ऐसे जब हम बीटा डिके रिएक्शन में न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को लेते हैं तो उस केस में तीनों ही लॉ आपके क्या हो रहे हैं, कंजर्व हो रहे हैं, ठीक है। वैसे इसको हाइपोथेसिस जो दिया था वो पॉली ने दिया था, लेकिन इसको न्यूट्रिनो जो नाम दिया था वो फर्मी ने दिया था, ठीक है। अब न्यूट्रिनो पार्टिकल भी दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिनो एंड इसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो रिप्रेजेंट करते हैं इसको ऐसे न्यू से, ठीक है। एंड इसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। किसी भी एंटी पार्टिकल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पार्टिकल जो है वही रहता है उसका, बट उसमें क्या लगाते हैं, सिर्फ बार का चेंज आता है इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, तो आप इसमें प्लस लगा देते हैं। और जैसे कोई और पार्टिकल ले लीजिए, जैसे पाई प्लस पार्टिकल है कोई एलिमेंट्री पार्टिकल, इसका पाई माइनस हो जाता है, या तो आप उसका साइन चेंज करते हैं, या फिर जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल कैसे लिखेंगे, प्रोटॉन पर बार लगाना है, सिंपल, ठीक है। न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल लिख रहे हैं तो न्यूट्रॉन का बार। अब यहाँ पे जैसे न्यूट्रिनो पार्टिकल है तो न्यूट्रिनो पार्टिकल का एंटी पार्टिकल क्या होगा, न्यूट्रिनो बार, ठीक है। तो क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है तो आप प्लस माइनस तो चेंज नहीं कर सकते ना उसमें, इसलिए उस पर बार लगा देंगे। अब देखो बीटा डिके 2 टाइप्स का बताया था, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। जब बीटा माइनस या इलेक्ट्रॉन डिके होता है उस केस में तो एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा, और जब बीटा प्लस इमिशन होता है तो न्यूट्रिनो इमिट होगा। तो बीटा प्लस डिके को आप कैसे लिखेंगे, बीटा डिके रिएक्शन ZXA Z+1 YA बीटा प्लस डिके, यानी कि पॉजिट्रॉन इमिट होगा, पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ये नए नए चेहरे, ये तो हर्षित है मास्क वाला, ये तो मैंने पहली बार ही देखा है। अच्छा, यहाँ पर देखो मास नंबर सेम है डॉटर न्यूक्लियस का, बट प्रोटॉन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन नंबर एक इंक्रीज हो रहा है, तभी तो मास नंबर सेम होगा। यहाँ पर ZN Y Z माइनस N N प्लस N, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब प्रोटॉन एक डिक्रीज होना, न्यूट्रॉन एक इंक्रीज होना, इसका मतलब प्रोटॉन का डिके हो रहा है न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होगा, एक डिक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, सॉरी एक प्रोटॉन चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन में एंड बीटा पार्टिकल में, ठीक है। और इसके साथ न्यूट्रिनो एंड ये समझ में आया कि नहीं, ये नहीं आया ना क्योंकि क्लास नहीं ली तुमने। ये था पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। इससे आपका एक पॉजिट्रॉन इमिट हुआ, ठीक है। पॉजिट्रॉन इमिट होगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, Z-1+1 Z ही हो गया ना, ठीक है। मास नंबर में कोई चेंज नहीं है। इसके साथ बीटा प्लस डिके जो होगा उसके साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल इमिट होता है, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस एंड एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है वो इन तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। एनर्जी ऐसा नहीं है पार्टिकल अलग चले गए और एनर्जी अलग चली गई, ये एनर्जी इन तीनों पार्टिकल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो एनर्जी के साथ ही इमिट होंगे। अब देखो यहाँ पर दोनों पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस दोनों का मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है ना दोनों का,
इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है N। अब प्रोटॉन नंबर एक डिक्रीज हुआ है, प्रोटॉन नंबर जब एक डिक्रीज हो रहा है और मास नंबर सेम है, इसका मतलब न्यूट्रॉन नंबर एक वहां पर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि Z-1 प्लस N+1 करोगे तो Z+N ही तो आएगा। ठीक है, तो अब प्रोटॉन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रोटॉन ब्रेक होगा न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में, तो आपका प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वहां पर एक कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन एक बन रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन एक इंक्रीज हो जाएगा, और ये वाला जो बीटा प्लस पार्टिकल है उस रिएक्शन में बीटा प्लस डिके जिसको बोल रहे हैं वो हो जाएगा। अब सिमिलर वे में आप लिख सकते हैं क्या, बीटा माइनस डिके रिएक्शन, बीटा माइनस डिके क्या होगा, जैसे ZXA बीटा माइनस डिके, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन के साथ में इमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो प्लस Q, और यहाँ पर जब Z-1 हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा, Z+1 YA। बीटा डिके या प्लस, बीटा प्लस हो या बीटा माइनस डिके, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर Z और N मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन Z+1 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, सॉरी यहाँ पर हाँ +1 ही आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे N-1, क्योंकि Z+1 प्लस N-1 करोगे तो Z+N ही तो आएगा, मास नंबर सेम है, माइनस। ठीक है, अब देखो इसमें न्यूट्रॉन का डिके हो रहा है, एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, N-1 लिख रहा है, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन का डिके हो रहा है एक प्रोटॉन में, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 0N1 इक्वल्स टू प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है 1P1 प्लस क्या आएगा यहाँ पर -1 E0, 1 - 1 0, 1 + 0 1, रिएक्शन कंजर्व हो जाएगी, प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस Q। ठीक है, तो ये हो गया बीटा प्लस बीटा माइनस डिके। ठीक है, अब आ गया समझ में आपको पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। सिलेबस बताऊं, तुम्हारी बुक दे दो तो तुम बुक में से बता दूंगा, लेके जाओ, लाओ। 30% जिस यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद मैं बता दूंगी कि इसमें से ये पहले फोर्थ पढ़ रहे हो क्या तुम? अच्छा, देखो फर्स्ट पहले तो आप यूनिट लिख लो, यूनिट तो पता है ना सबको, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड यूनिट में टॉपिक जितने भी लिखे हुए हैं सारे हैं, बस फर्स्ट यूनिट में बता तो रही हूँ, एक ही टॉपिक कम हुआ है फर्स्ट यूनिट में से, तो शेल मॉडल एंड मैजिक नंबर, बस ये लिखा हुआ है, शेल मॉडल एंड मैजिक नंबर। क्या है तो सही, उस पर सिर्फ ये मतलब ये टॉपिक नहीं लिखे हुए जो तुम्हारे सिलेबस में, जो डिलीट हुए हैं वो बस 2 ही टॉपिक फर्स्ट यूनिट में से रिड्यूस हुए हैं, सेल मॉडल एंड मैजिक नंबर बस। सेकंड में तुम लोग बात करने आओ तो प्लीज मत आओ, फिर ऑनलाइन में खूब आराम से मूवी देखो, तुम मत देखो ये। हाँ, ये बंद करवा दो, फिर कितनी बात कर लेना। सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर हैं आपके न्यूक्लियर एंड, अब एक ही बार सुन लो, फिर कल कोई और पूछेगा कि मैम सिलेबस बता दो। न्यूक्लियर एनर्जी फिजन एंड फ्यूजन वाला चैप्टर है, और एलिमेंट
इसमें क्या, ये तुम्हारी कौन सी वो, एलिमेंट्री पार्टिकल पहले चैप्टर दे दिया। ये वाला चैप्टर ही नहीं है इसमें, अल्फा बीटा गामा डिके वाला चैप्टर, हाँ ये वाली, हाँ ये रहा ना, इसमें रेडियो एक्टिविटी थर्ड चैप्टर है, तभी तो मैं बोली थी न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शन। हाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे। वैसे बस इस चैप्टर में जो रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर था, तुम वैसे ही रहोगी दोनों। रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर था उसमें अल्फा डिके और बीटा डिके कंप्लीट हो गया, बस एक गामा डिके रह गया है तुम्हारा, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट ही है। वैसे यूनिट फर्स्ट में दोनों ही चैप्टर है, फर्स्ट तो था ये आपका न्यूक्लियर प्रॉपर्टी वाला, और सेकंड है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये तो चैप्टर्स के नाम है बस, ठीक है। यूनिट सेकंड में 3 चैप्टर हैं आपके। फर्स्ट है रेडियो एक्टिविटी, जो आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, और थर्ड है आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं आपके, जिसमें ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, और ये आज हो जाएगा, ठीक है। कल ये स्टार्ट करेंगे। फोर्थ फिफ्थ का, सेकंड थर्ड का भी बताऊं? थर्ड में फर्स्ट है आपका इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। सेकंड डिटेक्टर्स, एंड थर्ड है आपका एक्सेलरेटर्स, ठीक है। और यूनिट फोर्थ जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हाँ रिजाइन करो, रिजाइन किसको करवा रहे हैं?